माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का और इस इलाके में रहने वाले अपने सभी प्यारे बच्चों का मैं अभिनंदन करता हूं, आपको आभार व्यक्त करता हूं, आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। साथियों, सबसे मुख्य है, आप लगभग हमारे सभी नेताओं का भाषण सुन चुके हैं, सुन लिए ना? और मैं अब कोई औपचारिकता किए बिना सीधे आपसे दो चार बात करूंगा, अपनी दिल की बातें कहूंगा, क्योंकि मन की बात तो कोई और सुनाते हैं। आज आए थे हुजूर, आते आते 10 साल लगा है साहब को, 10 साल यमुना के उस किनारे से इस किनारे आने में साहब को 10 साल लगा है। आपने अगर चाहा तो अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी नई दिल्ली से चलकर उत्तर पूर्वी दिल्ली आए हैं। आपने चाहा तो पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर के आएंगे। कि मैं अपने परिवार के लिए जीता हूं, 140 करोड़ लोगों के लिए जीता हूं। गिनती तो नहीं हुई है, गिनती 2021 में होना था, आखिरी बार गिनती 2011 में हुई। अगर गिनती होती तो उस 140 करोड़ में हमारा भी एक नाम होता, और उस 140 करोड़ परिवार की अगर बात हो रही है तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाजपा के भेजे गए गुंडे के द्वारा जो हमला कराया गया है, एक महिला पार्षद के ऊपर हमला कराया गया है, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति के ऊपर जो हमला हुआ है, तो आपके परिवार में हम शामिल हैं कि नहीं हैं, जरा ये बताइए। जिन लोगों को कोविड के दौरान ऑक्सीजन नहीं मिला, शमशान में जगह नहीं मिली, अस्पताल में बेड नहीं मिला, उन परिवार के लोग उस 140 करोड़ के परिवार में शामिल हैं कि नहीं हैं? हर घंटे जो 2 जवानों को हर घंटे मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ती है, हर घंटे जो देश के जो किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती है, वो किसान और जवान उस 140 करोड़ के परिवार में शामिल हैं कि नहीं है? हर मिनट इस देश की किसी न किसी महिला के साथ जो अत्याचार होता है, 140 करोड़ के परिवार में वो शामिल है कि नहीं है? बिना गुनाह के अपना हक मांगने की सजा के चलते झूठा वीडियो बनाकर, झूठा मुकदमा बनाकर पत्रकारों को, विद्यार्थियों को, लेखकों को, कार्यकर्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो जेलों में बंद करके रखा गया है, उनका परिवार 140 करोड़ लोगों के परिवार में शामिल है कि नहीं है? हम पूछना कि पिछले 10 साल में कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। हम जानना चाहते हैं कि पिछले 10 साल में पढ़े लिखे 2 करोड़ नौजवानों की जो नौकरियां छीन ली गई, वो लोग 140 करोड़ के परिवार में शामिल हैं कि नहीं है? पूछना चाहते हैं कि बीटेक करके, एमबीए करके, एमए करके, एमएससी करके, पीएचडी करके, बायोडेटा लेकर के नौकरी के लिए दर दर भटकने वाले वो नौजवान 140 करोड़ के परिवार में शामिल है कि नहीं है? हम पूछना चाहते हैं कि जीएसटी की मार झेल रहे ये छोटे दुकानदार,
छोटा मोटा बिजनेस करने वाले, धंधा करने वाले, रोजी रोजगार करने वाले वो लोग 140 करोड़ के परिवार में शामिल हैं कि नहीं है? हम पूछना चाहते हैं कि एमपी बनेगा 5 साल के लिए, प्रधानमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, विधायक बनेगा 5 साल के लिए, पार्षद बनेगा 5 साल के लिए, लेकिन जिन नौजवानों के, गरीब के बच्चों को नौकरी मिलती है सेना में, अग्निवीर के चलते जिन नौजवानों का सपना छीन लिया गया, उन अग्निवीरों का परिवार 140 करोड़ के परिवार में शामिल है कि नहीं है? हम पूछना चाहते हैं कि इस देश के भीतर जो साधारण लोग हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले जो 24 लाख वोटर हैं, जो लाखों नागरिक हैं, वो लोग 140 करोड़ के परिवार में शामिल हैं कि नहीं है? जनाब आए हैं, पधारे हैं श्रीमान। सरकार यमुना के उस किनारे से इस किनारे आई है। हमारा नाम कन्हैया है, बचपन में पढ़ा करते थे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। हम पूछना चाहते हैं कि 10 साल में ही सही एक बार आए तो सही, 10 साल में ही सही एक बार अपना शकल दिखाए तो सही। हम कहना चाहते हैं जब देर आए तो कम से कम दुरुस्त तो आते। हम पूछना चाहते हैं कि जब आ ही रहे थे इधर से क्यों आए? जरा यमुना पार करते कश्मीरी गेट के बस अड्डे के सामने वाले फ्लाईओवर से, तब पता चलता कि शाहदरे जाने वाली पुल के नीचे से जब हम मौजपुर की तरफ आते हैं तो इस रोड पे कैसा जाम लगता है। आप देखते कि भजनपुरा जाने वाली जो सड़क है, जिसका चौड़ीकरण का वादा किया था इस उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद, करोड़ों का टर्मिनल बन करके तैयार है, कैसे भिड़ता है आमने सामने। आप आते सड़क से तो पता चलता 10 साल पहले आपके सांसद ने जो 2 गांव गोद लिए थे सभापुर में और चौहान बस्ती में, कैसे उस इलाके में नल में पानी नहीं आता, नाली से पानी बहता है कैसे। आप आते सड़क से तो पता चलता कि दूसरे इलाके में रेड का मतलब होता है रुकना। हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली में रेड का मतलब होता है जल्दी जल्दी निकल लो नहीं तो जाम में फंस जाओगे। दूसरे इलाके में ट्रैफिक पुलिस को देख करके लोग जल्दी जल्दी सीट बेल्ट लगा लेते हैं। यहाँ तो ट्रैफिक पुलिस वाला भी सीट बेल्ट नहीं चेक करता है, हेलमेट नहीं चेक करता है। यह जो कानून व्यवस्था की हालत है, उससे एक बार नजरें 2-4 करते तो सही। मैं कहता हूं आजकल देश में बड़ी बड़ी बातें होती है। मैं छोटा इंसान हूं, माँ आंगनबाड़ी की नौकरी करती है, हमारे पास हेलीकॉप्टर हवाई जहाज नहीं है, हवाई चप्पल है, इसलिए मैं छोटी छोटी बातें, और मैं लोगों के जीवन से जुड़ी हुई बातें करता हूं। 10 साल में ही सही एक बार आए, बताते तो सही जिस विकास का दावा किया गया वह विकास किन गलियों में छुप गया है, गली नंबर 12 में कि गली नंबर 9 में। यह बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि मुझे बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आता। एक शेर शायर ने लिखा था, मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना। साधारण सिंपल सीधी बात करता हूं, क्योंकि राजनीति में मैं आया नहीं लाया गया। मैं तो दिल्ली पढ़ने आया था साहब, और मैं घर छोड़ा था प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, मैं तो IAS बनने के लिए घर छोड़ के आया।
2009 में दिल्ली आया और संयोग देखिए क्या गजब का संयोग है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में नेचुरल जस्टिस। जिसको छोड़ करके साहब घर से निकले उनका नाम यशोदा है और मेरा नाम कन्हैया है। इसको कहते हैं संयोग कि मैं पैदा हुआ गंगा किनारे और वक्त ने, हालात ने और लोगों के जज्बात ने यमुना किनारे ला करके खड़ा किया। और यमुना की जब बात हो रही है तो मैं एक बात, मेरा नाम कन्हैया है और हमने धर्म को बखूबी समझा है। जब हम धर्म के बारे में पढ़ते हैं और जो हमने पढ़ा है उसकी एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं। दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं जो इंसान को इंसान से लड़ाने की बात करता हो। दुनिया का ऐसा कोई धर्म नहीं जो शक्ति और सत्ता के साथ खड़ा होता हो। शक्तिशाली के साथ खड़ा होना धर्म नहीं है, निर्बल के साथ, कमजोर के साथ खड़ा होना धर्म है। कृष्ण जी जेल में पैदा हुए थे और उनका जो मामा था कंस, उसको एक भविष्यवाणी सुनाई दी कि एक लड़का पैदा होगा तुम्हारी जेल में और वो तुम्हारा वध करेगा। कंस ने क्या किया मालूम है? उसके राज में जितने बच्चे पैदा हो रहे थे उसके बाद उस भविष्यवाणी हर बच्चे की वो गला घोट करके हत्या करवा देता था। कृष्ण जी का जन्म हुआ, कृष्ण जी को यमुना पार कराया उनके पिताजी ने और नंद के पास जाकर के छोड़ दिया। हर बार कंस ने कृष्ण जी का वध करने के लिए राक्षस भेजे और हर बार कृष्ण जी बच गए। कृष्ण जी को पता चला कि ये राक्षस उनके मामा के द्वारा भेजा जाता है। वो चाहते तो मामा के पास जाते और कहते मामा को हाथ जोड़ करके काहे का झगड़ा, एक सीट हमको भी अपने राज दरबार में दे दो। मतलब आजकल लोग एक एमपी सीट के लिए, एक एमएलए सीट के लिए, एक पार्षद की सीट के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। धर्म का मतलब यह होता है कि कृष्ण ने कहा कि मुझे कंस के दरबार में सोने की कुर्सी नहीं चाहिए, मैं गोकुल के लोगों की गाय चरा करके जीना पसंद करूंगा। और ये संयोग है कि मुझे जहां जीवन की परिस्थिति ने ला करके खड़ा किया है, जिस यमुना के किनारे, उस यमुना के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनकी बस्ती का नाम है ब्रजपुरी, नंद नगरी, सुंदर नगरी। ये कोई संयोग है और ये चाहे जितनी भी ताकत लगा लें। मनोज तिवारी ने एक नमूना भेजा था, उनको लगा कि इसके ऊपर हमला कर देंगे तो ये घबरा जाएगा। अरे पूछ तो लेते जैसा के पप्पा को, तुम्हारा बॉस पिछले 8 साल से कोशिश कर रहा है। हमारी रगों में देशभक्ति का खून बहता है, इस बात को याद रखना। देशभक्त होने का मतलब संविधान की रक्षा करना होता है। हमारे पुरखों ने अंग्रेजों की चापलूसी नहीं की, हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से लड़ करके, जेलों में जा करके, फांसी पर चढ़ करके इस देश को आजादी दिलाई है।